सकता अपनी फीलिंग्स, आप नहीं समझ सकते, इसलिए आप अपने देश छोड़ के नहीं जाना पड़ा। आप इसी देश में रहे हैं। हम वो बदबख्त लोग हैं, हम वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको इस देश में पैदा होना नसीब ना हुआ। और आज हम एक अंग्रेज से यहाँ पे शान से आ सकता है, हमारे पासपोर्ट पे डब्बा लगा हुआ है बोर्न इन पाकिस्तान। तो हम तो यहाँ भी एक दुश्मन की तरह से, मतलब एज ए पाकिस्तान में जनरल मुहाजिरों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से चले गए थे। मेरी फीलिंग्स का अंदाजा लगाना मुश्किल है, खास तौर पे जब ये है कि लोग कहते हैं कि तुम लोग चले गए, तुम लोगों ने अपना देश बना लिया था, तुम लोगों ने हिंदुस्तान का बंटवारा कर लिया था, अब यहाँ पे क्या लेने आए हो। तो मतलब ये है कि अब वापस आया हूँ, जो मान सम्मान मिला, जो लोगों की मोहब्बत मिली, मैं दिल्ली में रहा, मैं जयपुर आया, और जयपुर तो मैं बता नहीं सकता, जोधपुर जयपुर राजस्थान की धरती है। संजय भाई, मेरे लिए बड़ा मतलब ऑनर की बात है कि मैं जिस जयपुर डायलॉग को ऑनलाइन ज्वाइन करता था, आज मैं उस जयपुर डायलॉग के स्टूडियो में बैठा हूँ। और मतलब यह है कि मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। संजय भाई, आपने जो एक कार्य शुरू किया है, इट इज डिफरेंट, और बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम आप कर रहे हैं, और इसकी प्राइस भी ऑफकोर्स आप अदा कर रहे होंगे। तो ऑनर टू बी इन जयपुर डायलॉग हियर इन द स्टूडियो। संजय दीक्षित साहब से पर्सनली मुलाकात हुई, इट्स ऑनर। और भारत भारत मेरा देश है, मैं इसको अपना देश मानता हूँ। मैं कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ इस देश से, इस धरती से प्यार करने का हक मांगता हूँ। मुझे इतना हक मिले कि मैं इस धरती से प्यार कर सकूँ। मैं इस धरती का जो कर्ज है मेरे पुश्तों पे, मेरे पुरखों पे, मेरे लोगों पे, थोड़ा बहुत भी अगर मैं अदा कर सकता हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। घर वापसी इज रियली एन अमेजिंग थिंग, और कभी मैं तस्वीर नहीं कर सका था। संजय भाई, मैं छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ आज का शेयर करूंगा कि मेरे पिताजी का गांव है आज गुजरात में। आज वहाँ की पंचायत ने मुझे फोन किया, और उन्होंने कहा कि हमारे गांव का बेटा गांव में आ रहा है, तो आज हमने मीटिंग पंचायत की बुलाई है, और पूरा गांव चौपाल में जमा है, और बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि ऐसा भी एक आदमी है जिसको अपने गाँव की याद आई, और वो यहाँ आना चाह रहा है। मेरे आंसू निकल गए। मैं मतलब इससे ज्यादा मेरे लिए क्या खुशी की बात होगी कि मुझे वो कबूल ही नहीं कर रहे, मुझे मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। मैंने इनको कहा मैं आऊँगा, इनको दिन बताया, वो कह रहे हैं पूरा गाँव आपके स्वागत का इंतज़ार कर रहा है। और मैंने कहा मेरे गाँव को मुझ पे फ़ख्र हो ना हो, मुझे अपने गाँव पे फ़ख्र है कि मुझे दुनिया आज़ादिया के नाम से जाती है, मेरे गाँव के नाम से जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट विज़िटिंग इंडिया। इंडिया अगर ऐसे अपने देश के अलावा भी देखूँ तो वंडरफुल कंट्री, वंडरफुल पीपल, अज़ीम देश है भाई, अज़ीम देश है। बड़ी सुंदर बात कही आपने आरिफ जी। और आप थोड़ा हमको ये भी बताएं कि आपका ये मेरे ख्याल से आज 5वां दिन है भारत में, तो इन 5 दिनों में आपने क्या-क्या देखा? मुझे ये बताया गया कि आप जोधपुर जाकर आए हैं, जहाँ आप अपने सिंधी भाइयों से भी मिल के आए हैं, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। देखिए वो बड़ा एक मैं जब उधर गया, मुझे यहाँ पे जो उन लोग सिंधी डेस्टिट्यूट पीपल जो माइग्रेंट्स हैं, जो सिंध से अपनी धरती से यहाँ पे हज़ारों साल से वहाँ रह रहे थे, राजा ताहिर के ज़माने से ओरिजिनल सिंधीज़, उनसे मिलने के लिए मुझे यहाँ आपके जयपुर के कुछ योद्धा हैं जो अपना काम-काज छोड़ के उनकी सहूलियत के लिए, उनके लिए बेहतरी लाने के लिए काम करते हैं। जब वो मुझे वहाँ लेके गए, तो हमने भी घरों में अज़लम ली थी, हम तो वहाँ बेहतरीन घर में रहते थे, हमने वहाँ इनकी हालत देखी, और उनसे जब बात की, तो कई ऐसी चीज़ें जो बीइंग पाकिस्तानी भी मुझे नहीं पता थी। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि इन हिंदुओं को वहाँ पे बोंडेड लेबर का शिकार बनाया जाता है। इक्का-दुक्का वाक़या तुम सुनते थे। यहाँ पे मैं उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ पे बोंडेड लेबर का उनको शिकार बनाया गया था, और 10 एक आदमी ने बताया कि वो 10 साल से एक जागीरदार की ज़मीन पे बेघर दे रहा था, यानी फ्री में काम कर रहा था, कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं करता था, और पूरी-पूरी फैमिलीज़ वहाँ पे बोनेट लेबर का शिकार हैं। और संजय भाई, ये लोग अपनी धरती छोड़ के आए हैं, धरती छोड़ने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। इनको अपनी वो धरती छोड़ के आनी पड़ी जहाँ वो हज़ारों साल से रह रहे थे। और क्या वजह है उनके आने की? सिंपल एक ही वजह है, वो ये है कि इनके पास एक पैसी, कि वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते, कलमा पढ़ लेते, मुसलमान हो जाते, थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास सिटीज़न बन जाते। इनकी बेटियाँ भी नहीं हुआ होती, इनकी बेटियाँ भी महफूज़ रहती, इनकी प्रॉपर्टी भी महफूज़ रहती, कारोबार भी महफूज़ रहते, जान भी महफूज़ रहती। आसान हल था। लेकिन इन्होंने अपने कारोबार छोड़े, अपने घर-बार छोड़े, अपनी हर चीज़ छोड़ी, और बेयारो मददगार भारत आ गए। भारत का शुक्र है, भारत माँ है हम सबकी, और भारत ने बाहें फैला के इनको वेलकम किया। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ा किसके लिए? इसलिए कि वो आज़ादी से जय श्री राम बोल सकें। वो अपना धर्म, अपने धर्म के कर्तव्य पूरे कर सकें। सिर्फ़ एक इस वजह से इन्होंने उस जगह को छोड़ा है। ये एक अज़ीम मतलब मैं समझता हूँ कि बहादुरी का काम है, बड़े जिगर का काम है, वरना हमारे पुरखों ने भी तोड़ के ना धर्म, ऐसे कोई हालात हैं उनमें भी। तो ऐसा बड़ा बहादुरी का काम है कि इन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ा,
ताकि अपने धर्म की हिफाजत कर सकें। अब मैं यहाँ पे जब देखता हूँ कि 90 करोड़ से 100 करोड़ हिंदू यहाँ पे रहता है, तो वो कौन सा ऐसा देश बता दे जहाँ इस्लाम किया हो और वहाँ पे सब मुसलमान हो गए हों। पूरा मिडिल ईस्ट लें, पूरे अरब से लें, 1400 साल पहले तो कहीं इस्लाम आया था। ईरान ले लें, अज़रबैजान ले लें, बेशुमार इस्लामिक कंट्रीज़ हैं आप, तुर्की ले लें, इंडोनेशिया ले लें, लेकिन ये देश है यहाँ पे 90 से 100 करोड़ हिंदू है। तो ये जो मैंने जोधपुर में लोग देखे हैं, ऐसे ही लोग होंगे ना जिन्होंने इस धर्म को ज़िंदा रखा है, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। इनको भी तो बॉर्डर डिलीवर करनी पड़ी होगी कि यहाँ पे भारत में जो मुस्लिम इन्वेडर्स और मुस्लिम रूलर्स के ज़माने में यहाँ पे हिंदू रहते थे, इन्होंने भी तो जज़िया दिया। इनके पास भी आसान हल था, इन्होंने गर्दनें कटवा दी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, हम अपने धर्म पे रहेंगे, हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, इसकी जो कीमत है हम अदा करेंगे। बहुतों ने कर लिया। जब भी आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में मिल मिला के 60-70 करोड़ हैं, लेकिन 90-100 करोड़ हिंदू भी तो है ना। तो ये जो जोधपुर की बस्ती में मैंने लुटे-पुटे काफ़िले देखे, ऐसे ही लोग थे जो सबक देते हैं हमें कि भाई साहब धर्म ना छोड़ना। अगर धर्म छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात जो मैं धर्म के हवाले से मैंने इन लोगों की उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि करेक्ट धर्म के ऊपर कायम है ये, जिसकी एक कल सही है और जो किसी एक आदमी ने आके लागू नहीं किया इंसानों के ऊपर। ये एक नेचुरल कोर्स के तहत आया है और हज़ारों, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी तारीख़ है इसकी। फिर इसका साइंटिफिक वो, इसका सारा कुछ। तो वापस में टॉपिक से भटक के आपने जोधपुर के हवाले से सवाल किया। अभी बहुत काम करने बाकी है उनके लिए, वो बड़े बेयार मददगार रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं, वहाँ की हालत सही नहीं है। कुछ लोग बड़ी कोशिश करके फंडरेज़िंग करके इन लोगों के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पूरे-पूरे परिवार हैं, इनके बच्चों की तालीम का मसला है, इनकी हेल्थ का इश्यू है। यहाँ के जयपुर के लोग बड़ी मदद कर रहे हैं और इनकी, लेकिन फिर भी खाली जोधपुर में 30,000 के करीब हैं ऐसे खानदान। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसात से थ्रू इसी एक रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी व्यूअरशिप पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह है, और भारत में रहने वाले जो जनरस पीपल हैं, वो आगे बढ़ें और इन लोगों की ज़ख्मों पे मरहम रखें। एक तो ये अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के आए हैं, उसके ऊपर उनको यहाँ पे मतलब बहुत ही तकलीफ में रह रहे हैं। तो मैं यही तमाम हिंदू भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी मदद करें। और ये घर वापसी इनकी भी हुई है, बड़ी मुश्किल से आए हैं, लेकिन यहाँ आके खुश हैं, तकलीफ में भी खुश हैं कि हमें यहाँ पे कम से कम एक चीज़ है कि सुरक्षा है। पाकिस्तान में इनके पास कारोबार है, पैसा है, औलाद है, सब कुछ है, सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं तो सब बेकार है ना। तो यहाँ पे इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन सिक्योरिटी है, तो कम से कम सुकून की नींद सोते हैं कि हाँ भाई, हमारी बेटी को कोई उठा के नहीं ले जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जो भी चीज़ है उस पे कोई कब्ज़ा नहीं करेगा, हमें आके कोई कत्ल नहीं कर देगा। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है, इसको एज़ अ ह्यूमैनिटेरियन इश्यू लें। कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स नज़र कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। जी, जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। लेकिन हम ये देखते हैं कई बार जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये बताया जाता है, मैं खुद कहता हूँ कई बार, कि पाकिस्तान जो है वो एक टेरिटरी नहीं है, ये एक दिमागी शऊर है या दिमागी खुराहात है। और आप यहाँ आए हैं भारत में, और आपने देखा होगा कि एक तबका ऐसा है भारत में भी, जिसके दिमाग में आज भी पाकिस्तान है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सोच है, ये एक ऐसी सोच है कि जिसको बदलने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मैं आपको इसके हवाले से पहला अपना जो एक्सपीरियंस बताऊँगा इस सोच के हवाले से। तो 2004 में हम आए थे अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ इंडिया। तो अल्ताफ़ हुसैन भाई उस वक़्त सबसे पहले तो वो महाजिरों के लीडर थे। तो एडवाणी साहब से, गुजराल साहब से, सारे पॉलिटिशियन से सबसे मिले। तो अल्ताफ़ भाई ने जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी को मैसेज भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने जवाब भेजा कि हम आपसे नहीं मिलेंगे, इसलिए कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ आप बात करते हैं, अगर पाकिस्तान कमज़ोर हुआ तो इंडिया के मुसलमानों का कैसे कमज़ोर होगा? अब ये क्या ताल्लुक है भाई इंडिया के मुसलमानों का पाकिस्तान से? मुझे अभी पिछले दिनों किसी ने सवाल किया कि भारत में ये सब इश्यूज़ हैं, इसका हल क्या है आपके ख्याल में? तो मैंने कहा कि एक ही हल है, पाकिस्तान तोड़ दो भाई। जब तक पाकिस्तान नहीं होगा, ना अफ़गानिस्तान में सुकून होगा, पाकिस्तान इधर ना इंडिया में सुकून होगा, जब तक पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तोड़ के इसके अलावा आज़ाद हिंद देश, आज़ाद बलूचिस्तान को बिल्कुल आज़ाद ना छोड़ दें। थोड़ा उसमें नज़र भी रखें कि जैसे आपने बांग्लादेश को आज़ाद करके आज़ाद छोड़ दिया, तो ये इसी के कंट्रोल में चला गया। तो पाकिस्तान तोड़ दें, यहाँ काफ़ी हद तक मामला ठीक हो जाएँगे। ये जो सोच है ना, जो आपने इसका ज़िक्र किया, वो बदकिस्मत से है, लेकिन संजय भाई आपको भी पता है कि ये साउथ एशिया का मुसलमान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया का, इनके अंदर एक जो बदकिस्मती से एक खराबी पैदा की गई, वो ग़ज़वा हिंद की है। और ये ग़ज़वा हिंद जब तक है, तब तक तो मामला तो ठीक नहीं किया जा सकता। मैं अपने यहाँ पे आने के बाद मुझे कहा हुआ इसमें ऐसा कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि मैं
किसी मुसलमान से अभी ऐसे मिला नहीं। फैल चतुर्वेदी साहब हैं, एक सुलझे हुए इंसान, एक भारतीय, जिन्होंने मतलब एक भारतीय की हैसियत से मेरा स्वागत किया जब मैं उनके घर गया तो। और किसी एक मुसलमान की हैसियत से नहीं, एक इंडियन की हैसियत से मुझे उन्होंने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम रोल मॉडल हैं। ऐसा रोल होना चाहिए एक इंडियन को, कि जो रिलीजन शुड बी पर्सनल, उसको अपने घर पे रखे आओ, और रिलीजन की टोपी पहन के हर जगह नहीं चलो। तो खाली मैं तो फिल सबसे मिला हूँ, बाकी यहाँ पे मेरी मुस्लिम मुस्लिम से इंटरेक्शन हुई नहीं है अब तक। हाँ, जनरली एक बात मैं बताऊँ आपको, जो ज़रा मुख्तलिफ लगेगी आपको, कि हम, मुझे पता है कि आम पाकिस्तानी को ख़ास तौर पे ये ज़हन में कि इंडिया में सड़कों पे मुसलमान की बेटियों की बलात्कार होते हैं, मुसलमानों को पकड़-पकड़ के दाढ़ियाँ मुंडी जा रही हैं, इनको नमाज़ नहीं पढ़नी जाती जाती, इनकी मस्जिदों पे रह रहे हैं, सिखों को मारा जाता है। तो मैंने तो यहाँ पे 1 हफ्ते से मैं सुबह से निकलता हूँ, रात तक बाहर ही होता हूँ। दिल्ली में, यहाँ पे जोधपुर, जयपुर, गुड़गाँव में किया। मुझे कहीं कोई भेदभाव नज़र नहीं आया कि उन मुस्लिम, मैं बाहर निकलता हूँ, लोग देखता हूँ मुसलमान भी होते हैं, सिख तो चलो पहचाने जा रहे हैं। मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि कोई यहाँ पे जो पाकिस्तान शोर-शराबा कर रहा है, ऐसी कोई सूरत-ए-हाल बिल्कुल नहीं है। इवन आप पाकिस्तान में चले जाएँ, आप सड़कों पे जाएँगे तो मतलब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। आप जगह-जगह लड़ते-मरते नज़र आएँगे ट्रैफिक के मामले में इस पे। मैं आपको मतलब पूरी ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि मैंने अब तक इंडिया में कहीं किसी जगह पे भी किसी को ट्रैफिक में एक-दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखा, किसी को बदतमीज़ी करते नहीं देखा। बड़े प्यार से लोग यहाँ पे मिल-जुल के रह रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का, और इंडिया के भी कुछ कम्युनल मुसलमान लीडर्स होंगे जो कि इस टाइप की चीज़ें करते हैं। आम, जैसे कश्मीर में आप देख रहे हैं तब्दीली आई है मुसलमान की सोच में, तो हम इंडियन मिल-जुल के रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हाँ, एक सोच आपने जिसकी बात की उसको बदलने की ज़रूरत है। इंडियन नेशनलिज़्म शुड बी प्रायोरिटी ऑफ एवरी इंडियन। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ कि वो तोफ़ैल चतुर्वेदी जी का पूरा नाम है विनय कृष्ण चतुर्वेदी तोफ़ैल। क्योंकि वो शायर हैं, इसलिए तोफ़ैल उनका तख़ल्लुस है। तो वो मुसलमान नहीं है। ये एक चीज़ मैं आपको ये क्लैरिफ़ाई कर दूँ पहले तो। दूसरा मैंने ये सुना कि आप यहाँ आए तो मैं देख रहा था, आपका एक वीडियो भी देख रहा था कि आप दीगर धमकियाँ मिल रही हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप केवल मंदिर-मंदिर क्यों जा रहे हैं, आप मस्जिद में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये बात सही है? धमकियाँ तो ज़माने से मिल रही हैं, और मैंने सिर्फ़ अब देखिए संजू भाई, मैं ना छोटी उम्र से एक सोच थी कि आई वोंट रीच 50। अब 57 तो मैं तो 7 साल ऑलरेडी बोनस में मिल गए। तो अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मैंने फैसला कर लिया है कि यूरोप में रह रहे हैं ना, बाप नहीं होगा तो भी बच्चे पल जाएँगे। तो अब जो फैसला है कि क्या है, सच बोलना है, और जो सही लगे बोलें, लेकिन मैं भी सीखने के मरहले में हूँ। मैं स्कॉलर तो नहीं हूँ, मैं सीखता हूँ, जो मेरी समझ में आ जाता है, मुझे कुछ लोग मान दे रहे हैं जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो मैं उनके सामने अपनी बात रख देता हूँ, भाई मेरी समझ में ये बात आई है। और जितना मैं समझता हूँ सामने रख देता हूँ, और अपने लिए एक थोड़ा-सा कॉर्नर रखता हूँ करेक्शन के लिए, कि आप मुझे करें। और मैं बड़े लोगों से सीखता हूँ, मुझे बड़े दिल से लोग सिखाते हैं चीज़ें। गीता के हवाले से बात करें, मैं गीता की स्टडी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हर दुनिया के मज़हब के मानने वाले इंसानों को एक बार कम से कम दिल से गीता गौर से समझ के पढ़नी चाहिए। आपकी दुनिया बदल जाएगी। और हमें भी बड़ा चीज़ें समझ में आई हैं, और अभी मैं कहा ना, मैं समझने के मरहले पे हूँ। धमकियाँ आएँगी, फतवे आएँगे, साजिशें भी होंगी मारने की, क्या कुछ होगा। इवन यहाँ पे मुझे इंडिया के कई दोस्तों ने मशवरा दिया कि ज़रा अपनी सिक्योरिटी रखना, ज़रा ध्यान रखना, अपने आगे के प्रोग्राम एडवांस में नहीं बताना कि तुम कब कहाँ जा रहे हो। शुरू में 1-2 दिन ध्यान रखा, फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर इस ज़मीन में मैं कत्ल कर दिया गया ना, तो मेरे इससे बड़ी फ़ख्र की बात कोई नहीं होगी। अगर इस ज़मीन में मेरा खून बहेगा तो फिर और मुझे क्या चाहिए। और मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं। हाँ, एक हम लंदन में खड़े रहते हैं, जिहादियों का अंडरस्टैंड है वो, वहाँ पे सारे जिहादी हैं, वहाँ तो गोरा डरता है, तो हमारी क्या हैसियत? हम तो फिर बगावत पे तुले हुए हैं। तो इस एक है मसला, लेकिन अब पीछे हटने का हम दरवाज़ा बंद करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। पीछे से कोई वापसी का रास्ता नहीं रखा है। जिस सफ़र पे निकल गया हूँ, पता नहीं कहाँ लेके जाए। कभी-कभी मेरा दिल भी करता है, एक बार मैंने भी को मैं यूँ दिखने लगी कि पागल वागल हो गया। मैं कहा मेरा दिल करता है कैलाशनाथ चला जाऊँ। जर्नल बन जाऊँ, वहाँ पे सन्यासी बन के कैलाशनाथ की पहाड़ियों में बैठा रहूँ। पागल हो गए हैं? मैंने कहा पागल समझ लो तुम, हम तो पागल हो गए हैं। तो भाई पता नहीं ये सफ़र कहाँ लेके जाए, लेकिन महादेव से प्यार हो गया इस सफ़र में। जी, आरिफ़ भाई और हम ये भी देखते हैं कि जो ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, जो यहाँ के ख़ास तौर से जिसको मैं अशराफ मुल्ला मौलाना तबका कहता हूँ कि उसके दिमाग में घर किए हुए है और वो पूरी तरह से अभी भी वही जो आपने ग़ज़वा हिंद वाली बात कही, उस पे लगा हुआ है। उसको ये इम्कान है साहब कि ये तो हमारी सल्तनत थी, ये हमारी मुग़ल एम्पायर थी, हमें मुग़ल एम्पायर वापस चाहिए। वो उसी तरह की हरकतें करता है। जबकि यही बात भी आजकल हमारे यहाँ एक मसला चल रहा है बड़ा हिजाब वाला और उसके ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट में
इस वक्त बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस चल रहा है। उस तरह के डिस्कशंस रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो खासतौर से जो बागी पाकिस्तान वाले सारे के सारे, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, इनके जो हुजूर हैं सऊदी अरब वाले, वो तो हदीसों को भी नकार रहे हैं। वो अपना जो झंडा है उस पर जो आपका कलमा लिखा हुआ है उसको भी हटा रहे हैं। उन्होंने हिजाब पर भी जो हिजाब की पाबंदी थी ख़वातीनों को, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो हवा तब्दीली की है, क्या आपको लगता है कि कभी बड़े-सग़ीर में यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी आएगी? देखें 14 फरवरी अभी 3-4 दिन पहले निकली है। पहली बार सऊदी अरब में लाल कपड़े, लाल अंडरगारमेंट्स दुकानों में बाहर शोकेसों पे सजा के बेची गई। ये पहली बार हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सऊदी अरब ना सिर्फ एक तब्दील हो रहा है, तेज़ी से तब्दील हो रहा है। नोबडी वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इतनी तेज़ी से चीज़ें होंगी। मैंने तो बचपन जवानी वहाँ पे सऊदी अरब में गुज़ारी है। मुझे तो पता है कि कितना स्ट्रिक्ट वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ के रूल्स हैं, शरिया जो वहाँ पे एक तलवार की तरह काम करती थी। आज सऊदी चेंज हो रहा है। दुबई, अबू धाबी वगैरह पहले से ही चेंज है। अब सबकॉन्टिनेंट के मुसलमान मुश्किल है। इसलिए कि सऊदी है ना, उनके यहाँ मदरसे नहीं है। इन्होंने अरब कंट्रीज़ में आपको कहीं मदरसे नहीं मिलेंगे। इन्होंने अपने बच्चे को घर में जो सिखाना होता है सिखा देते हैं, इसके बाद और मेजॉरिटी ऑफ सऊदी अरब के जो लोग हैं ना, वो फॉरेन एजुकेटेड हैं। मैं वहाँ पर रियाद बैंक में काम करता था, 3 साल मैंने काम किया है, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर का कोऑर्डिनेटर था मैं। तो वहाँ पे जितना भी सऊदी स्टाफ था, उसमें हम सैकड़ों लोगों को यूरोप और अमेरिका के मुख्तलिफ स्कूल्स में भेजते थे। 9 महीने का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता था। इसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के कोर्सेज़ कराते थे। कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी, कॉलेज में बाकायदा ग्रेजुएशन कराते थे। तो ये मॉडर्न एजुकेशन वाले लोग हैं। इन्होंने मदरसा एजुकेशन कम ही ली है, मतलब बिल्कुल नहीं ली है, लेकिन एक्सट्रीम रिलीजियस की तरफ इनका उसामा बिन लादेन जैसे कम लोग हैं। दूसरा एक फैक्टर है कि सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है और उस अमीर मुल्क ने अपनी सऊदी पॉपुलेशन को प्रॉस्पेरस रखा है। क्या होता है कि एक प्रॉस्पेरस पॉपुलेशन फिर अपने रूलर पे ट्रस्ट करती है और उनको पता है कि हमारा रूल करेक्ट है। तो वो मोहम्मद बिन सलमान ने जो कह दिया कि सुबह है, वो कहता है सुबह क्यों, हमारा सब कुछ हमें खुशहाली में रखा है, तो वो सही लेके जा रहे हैं हमें। वो कहता है रात है, तो वो कहते हैं रात है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो कम्युनल लीडर्स हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को तो हमेशा हायर एजुकेशन, 5 स्टार लाइफ देते हैं, लेकिन आम मुसलमान को मदरसों में पढ़ने पे मजबूर करते हैं। जैसे आपने अभी देखा है हिजाब कल का मसला हुआ, तो राना ईद जो कि आधे कपड़ों में भी निकलती रहती थी, वो हिजाब पहन के तस्वीरें बना रही है, शेयर कर रही है। और ये जितने कम्युनल लीडर्स हैं वो प्रमोट करने लगे कि नहीं हिजाब तो पहनना चाहिए, हिजाब इज माय राइट। सब ना कोई कभी इसको दुपट्टा पहन नहीं रखा, हिजाब इज माय राइट। तो इस किस्म के लोग हैं ना, ये अपने घरों को तो वेस्टर्न स्टाइल में अपनी ड्रेसिंग, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी वेकेशंस, लेकिन आम मुसलमान को डब्बे में बंद करके रखा है। उनको मदरसे में पढ़ने पे मजबूर किया जाता है। उनको इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर रखा है, क्योंकि इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होगा वो उसकी सोच की रैंक होंगी, उनको प्रॉस्पेरिटी होगी। गरीब आदमी होगा वो बेचारा, तो मुसलमानों को पर्पसफुली, आम मुसलमानों को एक अड्डे इन लाया हुआ है इन साउथ एशिया के कम्युनल लीडर्स ने। तो यहाँ पे तब्दीली अगर लानी है तो बड़े-बड़े काम करने होंगे। सबसे पहले मदरसा खत्म करना होगा। स्ट्रांगली प्राइवेट, सरकारी सारे मदरसे बंद करने होंगे आपको। बिल्कुल, आप जो मज़हबी तालीम देनी है घर में दो। दूसरा, जिस तरह सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर को कम किया, जिस तरह तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई, ऐसे स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स लॉ के ज़रिए लाने होंगे, जिससे कि आप इनको मेन स्ट्रीम में ला सकेंगे, ना कि उनको आप 1400 साल पुरानी ज़िंदगी की तरह जाने देंगे। बड़े सख्त काम करने पड़ेंगे, तो जाके आप अगली जनरेशन अच्छी पैदा कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये जनरेशन तो बिगड़ गई है। पिछली जनरेशन जो इस वक़्त है, जो बड़ी उम्र के, वो बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए से मतलब ये है कि वो, मैं उनको जाहिल कहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल जहालत है। पीछे लेके आ रहे हैं 1400 साल पहले। तो अगली जनरेशन को बिल्ड करने के लिए अभी से सरकार को, अपोज़िशन को और सोसाइटी को मिल के काम करना होगा। जी, और यहाँ का जैसे आप अभी बात की थी आपके इमाम बुखारी की जामा मस्जिद वाले इमाम हैं, कि उनको ये रंज था कि हमारे अल्ताफ हुसैन जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको लगता है कि मान लीजिए पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है या पीओके पर एक तरह से भारत काबिज़ हो जाता है। एक बार तो आपने कहा था, मुझे याद है, मेरी शो में भी कहा था कि पाकिस्तान की अब हैसियत नहीं रही कि वो पीओके ज़्यादा दिन तक कर सके। चाइना ने भी उसको एक तरह से इग्नोर कर दिया है, वो सीपेक पे भी वो ध्यान नहीं दे रहा है और अमेरिका भी जो है उसके ऊपर पूरी तरह से चाबुक चला रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उसने अपने कब्ज़े में लिया है और जैसे मर्ज़ी आती है वैसे पाकिस्तान की करेंसी कोड होता रहता है। और उनके लोग जो हैं, आजकल अगर आप देखें पाकिस्तानी चैनल्स को, तो हर वक़्त आपा कहते थे, तो आप देख के हैरान रह गया। एक हमारे वो ओलिया मकबूल जान जैसे रेडिकल, वो भी कहते हैं कि यार हमने हिंदुस्तान से तक़सीम हो गया, गलती कर दी। तो ये अगर पाकिस्तान की टेरिटरी ख़त्म हो जाए, तो क्या जो पाकिस्तान का आइडिया है ये ख़त्म हो सकता है? कई रीज़न्स हैं इसके पीछे। पहला रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान से भारत में अगर हम देखें तो प्रॉक्सीज़ और टेररिज़्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पंजाब आर्मी करवाती है।
और पंजाबी आर्मी सिंध और बलूचिस्तान के पैसे पे पलती है। तो जब सिंध और बलूचिस्तान अलग हो जाएंगे तो पाकिस्तान का नेशनल एक्सचेकर को 70% सिंध से जाता है, बाकी बलूचिस्तान से जाता है। आपने ओरिया मकबूल जान की बात की, तो ओरिया मकबूल जान ने भी अभी एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि कराची में 200 मार्केट है, जिसमें से एक मार्केट का टैक्स कलेक्शन है वो पूरे लाहौर सिटी के कलेक्शन से ज्यादा है, एक मार्केट का 200 में से। तो पंजाब तो टैक्स भी नहीं देता, पंजाब की अपनी कोई प्रोडक्शन भी नहीं है, सिवाय टेररिज्म में पंजाब क्या प्रोड्यूस करता है, ना इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। गंदम पैदा करता है, खाते हैं वो रोटी पराठे बना के खाते हैं, पैसा फिर नहीं वैसे और बलूचिस्तान का हो जाते हैं। तो आर्मी कमजोर होगी। दूसरा इसके पीछे फैक्टर यह है कि आपने अमेरिका की बात की, तो देखिए अमेरिका भी बड़ा ही हिपोक्रेट है। अमेरिका से बड़ा हिपोक्रेट दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कि उसामा बिन लादेन इनका दुश्मन था तो उसको पाकिस्तान में जाके मार दिया। एमन अल जवाहिरी, अबू फरज अल्बी, अबू जुबैदा सबको जाके मार खाते हैं। इनको नहीं पता राहुल इब्राहिम कहाँ है, इनको नहीं पता हाफिज सईद कहाँ है, इनको नहीं पता मसूद अजहर जिसको हाईजैकिंग इंडिया की प्लान करके लेके गए थे। भारत में पाकिस्तान कुछ कर रहे हो तो अमेरिका को परवाह नहीं है। आपने कहा कि अमेरिका ने स्टेट बैंक ले लिया, पाकिस्तान को चाबुक मार के चला रहा है, तो वो अपने मुफाद के लिए। भारत के हवाले से अमेरिका को परवाह नहीं, पाकिस्तान को फ्री हैंड दिया होगा उधर करने को। तो अमेरिका के उसको ऊपर वो नहीं हम मान सकते। हाँ, पाकिस्तान टूटने से ये होगा कि पाकिस्तान एक तो ये कमजोर होगा, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पंजाब कमजोर हो जाएगा और उसकी एक्टिविटीज ना होने के बराबर होगी। दूसरा ये है कि समुद्र खाली कराची सिंध और बलूचिस्तान के पास है, जब समुद्र नहीं होगा तो समुद्र की अहमियत आपको भी अच्छी तरह पता है कि लैंड पंजाब क्या कर लेगा। और अगर सिंध और बलूचिस्तान अलग होते हैं तो जाहिर है जंग होगी तो जाकर अलग होंगे, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। यूगोस्लाविया 500 में टूटा था तो एक कयामत आई थी, तो उस जंग के नतीजे में पंजाब बहुत कमजोर होगा। फिर एक और फैक्टर देखना होगा कि साधन पंजाब जो कि सराय बेल्ट है, वो मुल्तान, रियाड़ी, गोधान, डेरा गाजी खां, वो पूरा इंडी पंजाब है, क्योंकि तरक्की सारी सेंट्रल पंजाब में हो रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर इधर ही तक की हो रही है। नीचे पंजाब मुल्तान साहिब आप ले जाएं, आपको बिल्कुल बुरे हालात मिलेंगे। वो बेल्ट एंडी पंजाब है। तो पाकिस्तान के टूटने से बहुत फर्क पड़ेगा। और भारत में फिर कौन सी पर से चला रहा है, पाकिस्तान ही चला रहा है। कौन टेररिस्ट भेज रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है। चाइना की भारत के खिलाफ एक्टिविटीज भी ज्यादातर थ्रू पाकिस्तान है, वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सब कमजोर पड़ेंगी। फिर स्लीपर सेल्स किसके ऑर्डर पर चलेंगे, तो ऑर्डर देने वाला नहीं होगा, इनकी फंडिंग कौन करेगा। आज आपके भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजी जा रहे हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं, फिर खुद भूखे मर रहे होंगे, यहाँ पे क्या भेजेंगे। तो बड़ा फर्क पड़ेगा, बड़ा फर्क नहीं कहता हूँ, बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। यहाँ पे जो फसाद पैदा करने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो शैतानी चरखा चला रहे हैं ना, उनका स्पॉन्सर, इनका पैटर्न खत्म हो जाएगा, तो फिर ये क्या कर सकेंगे, फिर ये मिनिस्ट्री में आ जाएंगे। ये मेरा समझना है। इससे पहले कि हम दर्शकों के सवाल चलें, आप यहाँ जयपुर डायलॉग के स्टूडियो में यहाँ हैं, यहाँ से आप हमारे भारतीय भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कदर करें इस देश की, आप नसीबदार हैं, आप इस देश में पैदा हुए। दुनिया का अजीम तरीन देश है। मैं इसलिए नहीं कह कि मुझे यहाँ पे भारत में बैठा हुआ हूँ तो मैं मक्खन पॉलिश कराऊं। मैं अपने आर्गुमेंट आप हमेशा अपने वीडियोस में बता रहा हूँ कि जिस जमाने में दुनिया में स्कूल नहीं होते थे या यूनिवर्सिटी होती थी, जो आज आपको फिलोसोफर दुनिया में फिलोसॉफी बताता है, जिनकी राहें बताता है, ये पे हजारों साल पहले वेदों ने बता दी। जो आज साइंटिफिक रिसर्च हो रही है वो मतलब आपके हिस्ट्री जो है वो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री से पानी है। इस देश की कदर करें, ये वो देश है जिसको भांत भांत के इन्वेडर्स ने लुटाया, नोच नोच के खाया है। 45 ट्रिलियन पाउंड तो खाली इंग्लैंड लेके गया है उस साल में। सोचो गजनवी, तैमूर, मुगल्स, खिलजी सब कितना लेके गए होंगे। ये जो दिल्ली अभी 100, 150 साल, 200 साल पहले अब्दाली आता था, वो कितना लूट के ले जाता था। इसके बावजूद आज इस देश का हालत देखे, दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड के वैक्सीनेशन जो है वो सप्लाई किए मुफ्त में यहाँ पे पूरी दुनिया को। अड़ोस पड़ोस में ख्याल रख रहा है। अफगानिस्तान है ओनली कंट्री जिसने पॉजिटिव किरदार अदा किया, बाकी सब नेगेटिव किरदार अदा किया, ओनली कंट्री। अब श्रीलंका का हालत खराब, 3 मिलियन डॉलर, जबकि इसी देश का एक बाजू जो कि आज वेस्ट इंडिया जो है वो पाकिस्तान कहलाता है, वो भीख मांग रहा है दुनिया से। वो पूरी दुनिया में भिखारिस्तान के नाम से मशहूर है। लोन मिले तो लोन, भीख मिले तो भीख, नहीं तो चोरी करो। लेकिन ये है भारत। कभी आपने सुना होगा कि कहीं जाकर कहा हो, बल्कि अभी कोविड का जो सेकंड वेव आई थी, यहाँ पे थोड़ा मसला हुआ था तो पूरी दुनिया और कर रही थी मदद करेंगे। भारत ने क्या समझाओ भाई, हमें कुछ की मदद नहीं चाहिए। ये देश है। देशवासियों, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, एथेइस्ट हैं, लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इंडियन। अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी अपने इंडियन नेशनलिज्म को दें। गर्व से कहें कि मैं इंडियन हूं और इस देश के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इससे मोहब्बत करें, इसके अंदर रहने वाले एक एक आदमी से मोहब्बत करें। ये जमीन
बहुत बड़ा नेमत है आप लोगों के लिए। हम लोगों से पूछिए ना, आज तो समझ थोड़ी बहुत चीज़ें आई हैं, बचपन से पूछे थे अपने फादर से, क्या कयामत आई थी आपको उधर से छोड़ के आ गए आप? अपनी माँ से पूछते थे, तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे दोनों में। देख हमारे फैमिली में खाली मेरे फादर ने आज किया अपने नाम के साथ लगाया, अंदाज़ा लगाएँ कितना उनको प्यार होगा। बाकी सब मेरे दूसरे चाचाओं ने अपने नाम के साथ दादा का नाम लगाया, मेरे दादा का नाम। आँसू आ जाते थे माँ-बाप दोनों के नाम पे आँखों में, भारत का नाम सुन के। बता रहे थे कि कितनी खुशहाली से यहाँ पे रहते थे और एक-एक वाकया सुनाते थे अपने बचपन के। फिर पाकिस्तान चले गए, आप हमें पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ हमें हिंदुस्तान नहीं कहते। वो कहते हैं तुम तो इंडियन हो ना, आज रहो ना, इंडियन हो ना। अब कहाँ जा रहा हूँ? दर-बदर हो गए ना, ना जाता हमारे पिताजी भारत छोड़ के, आज हम भी इंडियन होते। हमारा भी जन्म इधर कहीं हुआ होता। फ़ख्र करें, कदर करें। ये देश है तो आप हैं, ये देश है तो आप हैं और ये देश सिर्फ़ अभी की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में तक नहीं महदूद, ये थाईलैंड से लेकर अफ़गानिस्तान तक, बुश एरिया का नक्शा उठा के देख लें, ये है आपका देश। वापस वहाँ पूछने, आप पहुँचा सकते हैं। बहुत खूब आरिफ जी, और अब हम चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस पर। ऑडियंस क्वेश्चन से इससे पहले मैं ऑडियंस से कहूँगा कि आप से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उन्होंने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर लीजिए और उसके साथ-साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें और डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सपोर्ट करें, फॉलो करें। क्वेश्चंस डार्क सीक्रेट्स, पाकिस्तान क्या इस बार ब्लैकलिस्ट होगा एफएटीएफ में? बिल्कुल नहीं होगा। बाबा आरिफ ख्वाजा की भविष्यवाणी है, गए नहीं रहेगा। अमेरिका पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहा है ना भाई, ब्लैक लिस्ट में जाने का मतलब इकोनॉमिक एम्बार्गो। जो मुल्क भीखों पे चल रहा है वो इकोनॉमिक एम्बार्गो 4 दिन नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो अभी 2-3 हफ्ते पहले अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में एक क्वेश्चन के जवाब में कहा कि पाकिस्तान इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड वी विल कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान। वरना किसको नहीं पता कि पाकिस्तान टेररिज्म में गर्दन तक घुसा हुआ है। दुनिया में ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर है पाकिस्तान, इसको नहीं पता। आपको पता है, मुझे पता है, तो क्या अमेरिका को ये एफएटीएफ के जो मेंबर कंट्री है उनको नहीं पता? पेरिस में बैठ के इजलास करते हैं, पाकिस्तान ने ये काम किया, पाकिस्तान हाँ इधर बेहतरी लाई, अब 4 पॉइंट रखें, अगले सेशन में फैसला करेंगे। निकालेंगे भी नहीं, आगे ब्लैक लिस्ट में भी नहीं डालेंगे, घिसेता रखेंगे। मियां रमन, थैंक यू, आपको धन्यवाद। Abhishek, I did not understand POK. India can take back easily, but in case of nuclear attack, both countries have missiles. So will not Pak be aggressive? मिसाइल मजाक नहीं है, पाकिस्तान के पास है ठीक है न्यूक्लियर मिसाइल, लेकिन इसको असेंबल करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि इधर एशिया में खाली भारत नहीं है। न्यूक्लियर मिसाइल जो आता है, जब आप सोचे 1945 जो जापान में धमाके हुए थे, उसके वो तो कुछ भी नहीं है। आजकल के आम बम जैसे बन गए हैं, हाइड्रोजन बम ये बम। ये जो न्यूक्लियर मिसाइल है, इसकी तबाही अगर कहीं चल गया ना तो बहुत दूर तक जाएगी। तो काफी कंट्रीज हैं, तो इसको असेंबल करके इस तरह से इसको रखा गया मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ हिस्सों में कि इसको असेंबल करके फिट करने में काफी वक्त लग जाएगा। दूसरी ये है कि पाकिस्तान का, मेरी अपनी जो नॉलेज है, जो मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्टडी करता हूँ, तो मेरी अपनी जो स्टडी है इसके मुताबिक अमेरिका का टोटल कंट्रोल है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पे। और अमेरिका को पता है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर तो ये पाकिस्तानी जनरल पहले नहीं जाते, तो ये मिसाइल चला वो न्यूक्लियर पर बम चला देंगे, बिल्कुल नहीं चला सकते। मैंने आपको बताया कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान भारत में क्या कर रहा है, लेकिन अमेरिका को इससे मसला नहीं है। तो अमेरिका को पाकिस्तान की एक एक एक्टिविटी का पता है। न्यूक्लियर बम है ना, उस पर टोटल कंट्रोल अमेरिका का है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम पे। Proudly Hindu, Arif G. Palagu from your son from Singapore. आपको इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या लगा, तो आपके दिल को अच्छा लगा? नवनीत सिंगापुर। तो इंसान और दो लफ्जों में कहूँ तो इंसान और शैतान का फर्क है। वहां पे मदरसा में बड़ा बड़ा 23 करोड़ ढाई लोगों को पैदा किया, और यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं कह रहा खाली मेरे साथ, मैंने बताया ना, मैंने यहाँ पे सड़क पर बदतमीजी नहीं देखी किसी को एक दूसरे से करते हुए। आप चले गए कराची, कराची में आप आधा घंटा सड़क निकलेंगे, आप 10 जगह झगड़ा करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड कौम है, फार्क कौम है बिल्कुल। और मदरसों में पढ़ पढ़ के इनकी जो सोच है उसको लिमिटेड जन्नत जन्म तक कर दिए, हूर तक कर दिए। 24 घंटे इनको जन्नत हूरें ये सब चीजें नजर आती हैं। मौलवी के खुद सुनते रहेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ के, ये नहीं कि 5 वक्त की नमाज खाली पढ़ते हैं, मस्जिद में बैठ के 4-4 घंटे मौलवी के बयान सुनते हैं, जो इनको जन्नत जहन्नम उधर काफिर मुसलमान ये सब डिवाइड कर रखा है। सॉरी टू से मेरी कौम है लेकिन जाहिल कौम है, और भारत में शऊर है। Mahesh Naran, is it really that easy to back Pakistan? Won't US and China prohibit it?
because they want to control that area. आसान होता तो अब तक टूट चुका होता ना। आसान तुम्हें क्या रुका आसान है, गिलास तोड़ने जैसा थोड़ी है काम। बात आपकी बिल्कुल सही है चाइना और अमेरिका की, लेकिन आप भारत को कन्विंस करना होगा, और इसके लिए भारत को अमेरिका और चाइना को कन्विंस करना होगा कि ये किसी के काम का नहीं है, ये मुल्क, ये लायबिलिटी है। आप अपने घर में सांप पालेंगे तो वो फिर कहीं भी निकल जाएगा डसने के लिए। तो अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ, उसकी प्लानिंग कराची में हुई थी ना भाई, उसामा बिन लादेन वहाँ बैठे अयमन उल ज़वाहिरी के साथ, वहीं से प्लानिंग हुई थी ना। तो भाई साहब ये कन्विंस करना होगा। दूसरी है कि थोड़ा सा मदद करनी होगी सिंधी बलोचों की। आपने अभी देखा कि दुनिया की इस बहादुर फौज के 195 फौजी 12 बलोच कर्मचारियों ने जाके घर में घुस के मारा था। पंजगोर और नौशकी बलोचिस्तान में फ्रंटियर कांस्टेबल के हेड ऑफिस में जाके 12 कर्मचारियों ने 195 को मार दिया, कई सौ जख्मी।